हेलो फाइनल के बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सीरीज जिसके अंदर हम लोग आपके सभी कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्प वे में कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा टारगेट है एकदम एक छोटा सा चैप्टर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर को यहाँ पे कंप्लीट करना। सबसे पहले हम लोग कौन से सेक्शंस को यहाँ पे देखने वाले, तो हमारा टारगेट है सेक्शन 67 से लेके सेक्शन 72 को यहाँ पे कंप्लीट करना, जिसके अंदर एक ही सेक्शन आपका सबसे बड़ा है जो कि है सेक्शन 67। तो चलो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 67 से, जो कि बात करता है क्या क्या पावर्स है आपके पास इंस्पेक्शन में सर्च एंड सीजर के टाइम पे। यानी कि देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा था, रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न वगैरह फाइल कर ली है। वो जो भी रिटर्न्स वगैरह रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल किए, हो सकता है ऑफिसर ने उसके हिसाब से असेसमेंट किया होगा या उसका ऑडिट हुआ रहेगा। अभी ऑफिसर के पास क्या क्या पावर्स दिए गए वे उसको यहाँ पे अपन समझ के लेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 67 प्रॉपर ऑफिसर को पावर देता है इंस्पेक्शन करने का। इंस्पेक्शन का मतलब है बहुत ही सिंपल वे में ट्रांजैक्शन को या डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंस्पेक्शन करना, है ना। इंस्पेक्शन एकदम एक सिंपल वर्ड है जिसके अंदर कोई भी बहुत बड़ा फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ है। ऑफिसर को लग रहा है कि उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट करना है तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे दिस सेक्शन को इनिशिएट करना है तो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर हैज अ रीजन टू बिलीव, यानी कि जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाला बंदा या उसके इक्विवेलेंट वाला ऑफिसर, उसके पास है ना रीजन रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के पास भी जाओ और उसका इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दो। ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव रहना चाहिए कि जो टैक्सेबल पर्सन है ना, उसने सप्रेस किया है। सप्रेस यानी कि दबा के रखा है। क्या दबा के रखा है? कोई भी ट्रांजेक्शन, यानी कि उसने ट्रांजेक्शन किया है बट उसको अकाउंट फॉर ही नहीं किया, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी पे ही नहीं किया। या तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टॉक इन है, उसके पास स्टॉक है लेट से 1 लाख यूनिट्स का, बट उसने स्टॉक को डिक्लेयर किया सिर्फ 20,000 यूनिट्स का। या तो उसने क्लेम किया एक्सेस आईटीसी, आईटीसी मिलना चाहिए था 100 रुपीज का, उसने क्लेम कर लिया 200 रुपीज का। या तो हैज कॉन्ट्रावेंटेड एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स, यानी कि जो भी कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी वगैरह है या ब्लॉक क्रेडिट है उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, जो भी रीजन है उसने टैक्स को अगर इवेड किया, अगर ऑफिसर के पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो इंस्पेक्शन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। एनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन इज कीपिंग गुड्स विच आर एस्केप द पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि एक ट्रांसपोर्टर ऐसे गुड्स को लेके जा रहा है जिसके ऊपर टैक्स पे ही नहीं हुआ है, या तो वेयर हाउस के अंदर ऐसे गुड्स को स्टोर किया जिसके ऊपर टैक्स इवेड होने वाला है। ठीक है। तो उसका भी वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है। रीजन टू बिलीव रहना चाहिए। रीजन टू बिलीव यानी कि क्या, उसके पास कोई तो एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके हिसाब से वो वहां पे इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है। हाँ, परमिशन कौन चीज का लगेगा, एटलीस्ट जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लगेगा। वो खुद या तो उसका इक्विवेलेंट बंदा या तो उसका सीनियर कोई भी ऑफिसर को ऑथराइज करवा के इंस्पेक्शन के लिए भेज सकता है। ठीक है। इंस्पेक्शन एकदम सॉफ्ट प्रोसीजर है जिसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट्स का या बेसिक चीजों का एग्जामिनेशन होता है। बट अगला पॉइंट आता है आप लोगों का सर्च। अब सभी ने रेड मूवी देखी रहेगी, रेड अजय देवगन की। उसके अंदर वो प्रॉपर सर्च एंड सीजर चालू करते हैं, यानी कि सर्च एंड सीजर में ऑफिसर के पास अनलिमिटेड पावर्स रहती है। तो सर्च एंड सीजर के अंदर सबसे पहले क्या हो सकता है, कॉन्फिस्केशन हो सकता है, इंक्लूडिंग एनीथिंग कंसील एंड विच विल बी यूजफुल और रिलेवेंट इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। सर्च के अंदर ऑफिसर के पास ज्यादा पावर्स रहती है एज कंपेयर टू इंस्पेक्शन। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, इंस्पेक्शन आपका कहां पे होगा, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। जो आपका बिजनेस का प्लेस है वहीं पे आपका इंस्पेक्शन हो सकता है। बट जो सर्च एंड सीजर है ना, सर्च एंड सीजर, उसके लिए ना कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। ऑफिसर जहां चाहे वहां पे आके, एक मिनट कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ, ऑफिसर जहां चाहे वहां पे आके आपका सर्च एंड सीजर कर सकता है। वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है खाली आपका प्लेस ऑफ बिजनेस से, एनीवेयर आके वो कर सकता है। ठीक है। अगर वो गुड्स को सीज करना प्रैक्टिकल नहीं है, लेट से वो अगर आपके फैक्ट्री के अंदर आ रहा है तो वो फैक्ट्री से गुड्स को कॉन्फिस्टिकेट करके अपने साथ लेके जा सकता है। बट समझो आपके पास एक इतना बड़ा कैपिटल गुड्स है या इतना बड़ा आप लोगों ने कोई भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन किया जिसको सीज करना पॉसिबल नहीं है, जिसको सीज करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑफिसर उस केस में क्या कर सकता है, वो सर्व कर सकता है ओनर और, सॉरी कुछ तो इशू आ गया था वापिस। तो वो क्या कर सकता है, ओनर और कस्टोडियन को ना एक नोटिस लिख के दे सकता है कि मेरे परमिशन के बिना ये गुड्स यहां से रिमूव नहीं होने चाहिए। ठीक है। वो चाहे, यानी कि ऑफिसर चाहे तो सर्च के केस में सील और ब्रेक कर सकता है कोई भी डोर ऑफ एनी प्रीमाइस
या तो कोई भी अलमीरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ब्रेक कर सकता है, या तो रेप्लिकेट कर सकता है इन विच एनी गुड्स अकाउंट्स और रजिस्टर ऑफ द पर्सन आर सस्पेक्टेड, यानी कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सीज वगैरह कर सकता है। यहां तक समझा? चलो बढ़ेंगे आगे। फिर अगला पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ सीज्ड डॉक्यूमेंट्स बुक्स और थिंग्स। द सीज्ड डॉक्यूमेंट्स बुक्स और थिंग जिसके ऊपर रिलाई किया गया है अपॉन इशूइंग द नोटिस, उसको रिटेन कर सकते ओनली टिल द टाइम सेम आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन इंक्वायरी और प्रोसीडिंग। यानी कि जो जो चीज आप लोगों ने सीज की थी, जब तक आपको जरूरत है उतना टाइम के लिए रखो, अननेसेसरी टाइम के लिए आप लोग आपके पास नहीं रखोगे। अच्छा, अगर समझो ऑफिसर ने क्या किया, यहाँ पे ना आपके 3 डॉक्यूमेंट्स को लिया, एक तो लिया आपके सेल्स रजिस्टर को, दूसरा लिया आपके परचेस रजिस्टर को, थर्ड लिया आपके कैश बुक को। और जब नोटिस इशू किया ना, इसके बेसिस पे आपको शो कॉज नोटिस इशू किया, इसको शो कॉज नोटिस के अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे शो कॉज नोटिस इशू हो रहा है, उसको वो लोग क्या कर सकते हैं अपने पास, क्या हो रहा है गाइस आज, सो सॉरी, ऑब्वियसली टेक्निकल इशू हो गया था कुछ, तो आई डोंट नो क्यों हो रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको शो कॉज नोटिस इशू किया, उसको रिटेन कर सकते हैं जब तक उनके प्रोसीडिंग्स वगैरह चालू है। बट ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले सीज किया था, जिसके ऊपर से शो कॉज नोटिस में कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, वो आप लोगों को रिटर्न दे देंगे कितने डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ इशूइंग द नोटिस। ठीक है, जो भी पर्सन है फ्रॉम हुज कस्टडी और डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड, यानी कि जिसके कस्टडी से डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, उसके पास परमिशन रहेगा फोटोकॉपी या एक्सट्रैक्ट लेना ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स ये सब जो फोटोकॉपी या जेरोक्स ले रहा है उस टाइम पे जीएसटी ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। बट अगर जीएसटी ऑफिसर को लग रहा है कि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन ने इसका फोटोकॉपी लिया या जेरोक्स लिया तो वो मैनिपुलेशन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर फ्रॉड के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से प्री जुडिशियली अफेक्ट होगा आपका इन्वेस्टिगेशन, तो ऑफिसर मना भी कर सकता है फोटोकॉपी या जेरोक्स लेने से। ठीक है, रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स, प्रोविजनल बेसिस पे ऑफिसर आगे सीज गुड्स को रिलीज भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आपने उसको क्या देना चाहिए, बॉन्ड देना चाहिए कि देखो मेरे गुड्स जो है ना वो मेरे को डिलीवरी करना अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, जितना अमाउंट है मैं उतना अमाउंट का आपके पास क्या दे रहा हूं, बॉन्ड दे रहा हूं पहले। फिर एक्चुअल रिलीज ऑफ गुड्स, if seized goods shall be returned if no notice has been issued within 6 months of seizure, यानी कि गुड्स को सीज कर लिया बट ऑफिसर को आपके अगेंस्ट कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है 6 महीने के अंदर, तो उनको जो भी आपके सीज गुड्स है उसको रिलीज करना पड़ेगा। अगेन उनको एक्सटेंशन का टाइम मिल जाता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि टोटल मैक्सिमम 12 मंथ्स तक वो आपके गुड्स को सीज रख सकते हैं। अगर उनको आपके अगेंस्ट कोई भी फाइंडिंग्स नहीं मिले तो उनको आपको गुड्स रिटर्न देने पड़ेंगे। ठीक है, बट अगर समझो गुड्स आपके पेरिशेबल या हजार्डस इन नेचर है, या तो जिसका अमाउंट डिप्रिशिएट होगा रखने के साथ, या तो ऑफिसर के पास स्टोरेज के लिए उतनी जगह नहीं है, तो वो गुड्स को डिस्पोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अदर प्रोविजन वेयर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज इवेडेड और इज अटेम्प्टिंग टू इवेड द टैक्स, he may for reason record in writing seize the account register or document of such person produced before him and shall grant a receipt of the same and retain the same for so long as it may be required in connection to the proceeding। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जब आप लोग सर्च कर रहे हो ना, तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर क्या क्या है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस इसके ऊपर कुछ है, बट एक बार अपन फास्ट में रीड कर लेंगे। आपके पास एक वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए कि अगर आप सर्च करने जा रहे हो तो जब आप सर्च करने जा रहे हो सकता है वहां पे सर्च के टाइम पे कोई लेडीज वहां पे प्रेजेंट है जिनका सर्च करना पड़ेगा, इसके लिए लेडी ऑफिसर का वहां पे रहना जरूरी है। ऑफिसर ने डिस्क्लोज करना चाहिए अपना आइडेंटिटी बाय शोइंग आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि कोई भी नहीं तो रेड करने के लिए चला जाएगा ना। याद है अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसके अंदर वो अनुपम खेर के साथ फेक रेड करता था, वैसे तो कोई भी कर सकता है। तो जो भी रेड करने के लिए ऑफिसर जा रहा है उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना जरूरी है। सर्च वारंट होना चाहिए जिसके ऊपर उनका सिग्नेचर होना चाहिए एंड कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए। कितने विटनेस होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए वही लोकेलिटी के, अगर वो सेम लोकेलिटी के नहीं है तो बाजू वाले लोकेलिटी से लेके आओ, उनको ब्रीफ करना कि क्या हो रहा है, सर्च क्यों कर रहे हो, क्या पर्पज है उसके पीछे का। फिर जो भी ऑफिसर है उन्होंने सर्च चालू करने के पहले खुद का पर्सनल सर्च भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑफिसर खुद कोई सामान लेके आए वहां पे रख दें, बोले देखो ये आप हमारे को आपकी हाथ से मिला। तो सर्च चालू होने के पहले ऑफिसर का भी सर्च होगा, सर्च खत्म होने के बाद में ऑफिसर का भी सर्च होगा, कहीं आपकी चीजें वो छुप के तो नहीं लेके जा रहे।
फिर जो भी सर्च हो रहा है उसका पंचनामा बनेगा, सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स है, गुड्स है सीज हो रहे हैं, उसको पंचनामा के ऊपर प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इफ सर्च इज ओवर तो सर्च वारंट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड शुड बी रिटन इन द ओरिजिनल टू द इशूइंग ऑफिसर विद द रिपोर्ट रिगार्डिंग आउटकम ऑफ सर्च। जो जो आउटकम ऑफ सर्च है वो सर्च वारंट के अंदर लिख के आपको रिटर्न देना पड़ेगा। फिर जो इशूइंग अथॉरिटी है उसने रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड जो भी सर्च वारंट के टाइम पे उन्होंने उनको मिला है वो लेके जा रहे हैं वो सब लिखना पड़ेगा। जो भी पंचनामा कॉपी है उसको पर्सन इंचार्ज को देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है क्या? बस वही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेफ गार्ड प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च और सीजर। जो भी गुड्स को आपने सीज किया है उसको जबरदस्ती ज्यादा टाइम के लिए आपके पास मत रखो। 6 महीने के अंदर अगर कोई भी फाइनल नोटिस नहीं आ रहा है तो सीज वाले गुड्स को रिटर्न दे दो। उसको फर्दर पीरियड 6 मंथ तक आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। वही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। आपके गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन कब हो सकते हैं? एज पर सेक्शन 130 जो भी आपके गुड्स है वो ऑफिसर कॉन्फिस्टिकेट करके अपने पास रखता है। कब? supplies or receives any good in contravention of any of the provision of act or rule made thereunder with the intent to evade tax। अगर आपने कोई भी गुड्स को सप्लाई किया या आपके पास गुड्स आ रहे, आपका इंटेंशन है टैक्स को इवेड करने का, आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। सेकंड, आपके पास गुड्स आए हुए बट आपने उसको अकाउंट फॉर ही नहीं किया, मतलब आपका इंटेंशन क्लियर है, गुड्स अगर अकाउंटेड नहीं है यानी कि आप कोई तो भी फ्रॉड करने वाले हो, टैक्स को इवेड करने वाले हो, आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। सप्लाइज एनी गुड्स लायबल फॉर टैक्स विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं और अगर आप लोग गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। कोई भी आपने कॉन्ट्रावेन किया प्रोविजन का टैक्स को इवेट करने के पर्पज से, आपके गुड्स ये हो जाएंगे, कॉन्ट्रावेन हो जाएंगे। या तो आपने ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराया जिसका मेंशनिंग ही नहीं है कहीं पे भी, यानी कि आपने ऐसा कन्वेंस यूज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। याद है आप लोगों को ईवे बिल, ईवे बिल के अंदर क्या बोला गया है, आपको पार्ट बी के अंदर व्हीकल के डिटेल्स भरने पड़ते हैं जिसके थ्रू आप लोग कन्वेंस में गुड्स को लेके जा रहे हो। आपने लेट से कन्वेंस ए के डिटेल दिए जिसके अंदर गुड्स को लेके जा रहे हो और गुड्स एक्चुअली गाड़ी बी के अंदर निकले तो आपके गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। बट हाँ, इसके लिए एक एक्सेप्शन है कि अगर समझो विदाउट द नॉलेज और कन्वीनियंस ऑफ द ओनर हिमसेल्फ, हिज एजेंट और एनी पर्सन इन चार्ज ने अगर गुड्स को चेंज किया, यानी कि आपने गुड्स बराबर गाड़ी ए के अंदर ही दिए थे, ट्रांसपोर्टर ने उसको बी गाड़ी के अंदर रख दिए, तो इसके अंदर आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो आपके गुड्स कॉन्फिस्केट नहीं होंगे इस केस में। ठीक है। जो कॉन्फिस्केटेड गुड्स है वो सीज हो जाएंगे। एक्चुअल में गुड्स आप लोगों को रिटर्न मिल जाएंगे 6 मंथ्स के अंदर। 6 मंथ का पीरियड वापिस से 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। गुड्स अगर पेरिशेबल हजार्डस इन नेचर के, उसको जल्दी डिस्पोज भी किया जा सकता है। फिर आते हैं सेक्शन 68 जो बात करते हैं कि गुड्स अगर मूवमेंट के अंदर रहेंगे तो ऑफिसर के पास पावर रहती है गुड्स को इंस्पेक्शन करने का। ठीक है। पर्सन इंचार्ज को सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिस्क्राइब कर, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफिसर को देने पड़ेंगे चेकिंग करने के लिए। ठीक है। फिर पावर टू अरेस्ट, अगर समझो ऑफिसर को ऐसे लग रहा है कि आपका जो भी टैक्स इवेडेड है वो मोर देन 2 करोड़ है, तो ऑफिसर आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है उस केस में। बट अगर आप लोगों ने ऑफेंस को कमिट वापिस से किया, लेट से पहले आप लोग पकड़े गए थे 40 लाख रुपीस के फेक इनवॉइसेस देने के लिए, ठीक है, बाद में आपने वापिस से 10 लाख रुपीस के फेक इनवॉइसेस दिए, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका अमाउंट इज लेस देन 2 करोड़, बट आप लोग सेम गलती को रिपीट कर रहे हो, तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। जब भी अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल यानी कि जो सीवियर ऑफेंस रहता है, तो आपको विद इन 24 आवर्स वो कहां पे प्रोड्यूस करेंगे, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहता है उसके सामने आपको, हाँ बिफोर मैजिस्ट्रेट आप लोगों को 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट कर देंगे। और समझो अगर आप लोगों को अरेस्ट कर रहे फॉर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, यानी कि छोटे मोटे ऑफेंस के लिए अगर आप लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है तो उस केस में क्या बोलते हैं कि डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर भी आप लोगों को यहाँ पे बेल दे सकता है, यानी कि रिलीज कर सकता है। जो भी अरेस्ट हो रहे हैं उसके लिए आप लोगों को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस तब माना जाएगा जहां पे टैक्स इवेजन कितने रुपए से ज्यादा है, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिर आता है सेक्शन 70 जो बात करता है पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑफिसर चाहे तो कोई भी पर्सन को समन्स के लिए बुला सकता है। समन्स के लिए बुलाना यानी कि कोई भी ऑफिसर को, कोई भी पर्सन को अपने ऑफिस में बुलाना, उससे कोई भी एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन मांगना।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन सो सुमन, यानी कि जिसको बुलाया गया है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, या तो वो खुद जिसको बुलाया है, या तो अगर वो पर्सन के बिहाफ पे कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव सारी सच बातें बोलेगा और प्रोड्यूस करेगा जो जो डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे गए हैं। देखो आज तक है ना ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वर्ड नहीं आता था, ये अभी नया एडिशन है। पहले जब समन्स हुआ तब आपको खुद को जाना पड़ता था, बट ऑफिसर को समझ में आया कि कई बार क्या होता है ना, जो पर्सन जिसको बुलाया उसके पास उतना एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं होता है जो वो ऑफिसर को पूरा इंफॉर्मेशन दे पाए, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने बिहाफ पे किसी भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। तो वो पर्सन जिसको समन्स किया गया है या उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम है मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर पूछ रहा है उसको सारी सच्ची इंफॉर्मेशन देना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांग रहा है उसको वहां पे प्रोड्यूस करना। ठीक है, अगर आप लोग समन्स के लिए नहीं गए, इफ अ पर्सन डज नॉट अपियर फॉर समन्स, तो उसके ऊपर इंडियन पेनल कोड के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा और पेनल्टी उसे 25,000 रुपीज तक की ली जाएगी। ठीक है, समन्स की क्या क्या गाइडलाइंस इशू किए गए हुए, तो सर्टेन गाइडलाइंस इशू किए गए हुए कि समन्स है ना तभी आना चाहिए जब असेसी कॉपरेट नहीं करता। आप लोग जबरदस्ती डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को हर बात पे छोटी मोटी बात के ऊपर समन्स मत करो। जो भी समन्स है उसका लैंग्वेज हार्श नहीं रहना चाहिए, लीगल वर्ड्स के अंदर समन्स रहना चाहिए। अगर सुप्रिटेंडेंट यानी कि जो ऑफिसर अगर समन्स दे रहे तो उसको पहले रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर का, और रीजन बताना पड़ेगा कि आप समन्स क्यों करवा रहे हो। अगर आपके पास रिटर्न परमिशन लेने के लिए टाइम नहीं है तो आपको जो भी सुप्रिंटेंडेंट है उनको कम से कम ओरल या टेलीफोनिक परमिशन लेना पड़ेगा, जिसको बाद में उसको रिटर्न में जितने जल्दी हो सके उतना करना कर दो। सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर जैसे कि सीईओ, सीएफओ या जनरल मैनेजर ऑफ लार्ज कंपनी है, उनको जनरली पहले समन्स के अंदर नहीं बुलाना चाहिए। पहले जो डे टू डे एक्टिविटी के छोटे मोटे अकाउंटेंट है, मैनेजर्स है, उनके ऊपर समन्स करो। अगर उनसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो फिर सीनियर मैनेजमेंट को समन्स के लिए बुलाओ। फिर प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, समन शुड नॉट बी इशूड फॉर अपीयरेंस वेयर इट इज नॉट जस्टिफाइड। मतलब समन्स के लिए आप तभी इंसान को बुलाओ जब कोई तो भी बड़े अमाउंट का आप लोगों को फ्रॉड लग रहा है या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर समझो आपने GSTR 3B में क्रेडिट किया 1 लाख और 2B के अंदर अगर आप लोगों को क्रेडिट दिख रहा है 80,000, यानी कि 20,000 ज्यादा क्रेडिट ले लिया आपने 3B के अंदर, इसके लिए आप समन्स के लिए मत बुलाओ ना किसी को। छोटे मोटे अमाउंट है, नोटिस दो, उसका आंसर लेके काम खत्म कर दो। समन्स जब बहुत ही जरूरी है तभी आप लोग बुलाना। ठीक है, समन्स बार बार मत बुलाना, जितना मिनिमम टाइम हो सके उतने मिनिमम टाइम के लिए आप समन्स के लिए बुलाओ। ठीक है, टाइम अपीयरेंस फॉर समन्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड जो भी पर्सन आया उसको लॉन्ग आवर्स के लिए वेट करवाने की जरूरत नहीं है। जनरली समन्स आप लोग ऑफिस आवर्स के अंदर ही बुलाओ, बट अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आ गया तो आफ्टर ऑफिस आवर्स भी आप लोग उसको बुला सकते हो। फिर आता है सेक्शन 71 जो कि एक्सेस टू बिजनेस पर प्रीमाइस की परमिशन देता है। अगर कोई भी ऑफिसर है जिसको ऑथोराइज किया है कम से कम जॉइंट कमिश्नर ने, वो आपके प्रीमाइस में कभी भी आ सकता है, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आ सकता है इंस्पेक्ट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। यानी कि यहाँ पे आपका इंस्पेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, बट ऑफिसर ऐसे ही एक बार पास हो रहा था, उसको कुछ तो भी ऐसे लगा कि ये पर्सन का जाके मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर को चेक करूं तो उसके पास परमिशन है चेक करने का। जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ सच प्रीमाइस उसका ड्यूटी होता है सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, जो भी रिकॉर्ड उसने मेंटेन किए, ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कितने दिन में अवेलेबल करवा के देने चाहिए, 15 वर्किंग डेज में अवेलेबल करवा के देने चाहिए। और लास्ट में एक सेक्शन आता है 72, जो भी पुलिस, रेलवे, कस्टम्स के ऑफिसर है वो सारे के सारे हेल्प करेंगे जीएसटी ऑफिसर को। क्लियर है आपके लिए? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही सेक्शन था जो कि था आपका स्टार्टिंग वाला सेक्शन 69, उसके सॉरी सेक्शन 67, उसके अंदर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा पॉइंट है आप लोगों के लिए, सर्च वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो, वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक ठोको, कमेंट करो और सभी फाइनल के बच्चों के साथ ये वाली वीडियो को शेयर करना। That's it for the day, guys. See you all in next video. Bye bye.